हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे देश में चाहते हैं यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन वो शुरुआत में ये नहीं जानते कि यूपीएससी है क्या भला। एंड यूपीएससी में अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली जो एग्जाम की वो बात कर रहे होते हैं, वो बात होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी, या नहीं जानते अभी कि यूपीएससी की तैयारी है क्या, यूपीएससी से करते क्या है, बनते क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत रैपिडली समझाने वाला हूं कि यूपीएससी है क्या। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये बात जाननी जरूरी है कि हम यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करते हैं तो हम बनते क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम ऑल इंडिया सर्विसेज जो दो हैं हमारे देश में वैसे टोटल देखें तो तीन है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज। उसके बियॉन्ड अगर हम देखें, जो इवन जो फॉरेस्ट की सर्विसेज हैं वो भी एग्जाम यूपीएससी के थ्रू ही होता है, लेकिन वो सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं कहलाता, वो फॉरेस्ट एग्जाम कहलाता है। सेम डे पर होता है वैसे दो, ठीक है, तो ओके, वो बाद में देखते हैं। तो यहां पर जो दो ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें टॉप ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री रिक्रूट किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा एंड स्टेट्स में सेंड कर दिए जाते हैं, ताकि स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल रॉबस्ट तरीके से चलती रहे। देन दोस्तों, उसके बाद यहां पर आते हैं सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर काम करती हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज हो गई, जैसे आपकी रेवेन्यू सर्विसेज में इनकम टैक्स हो गया, कस्टम एंड कस्टम एक्साइज हो गया, ठीक है, जो सेंट्रल एक्साइज, ऐसे बहुत सारी और भी सर्विसेज आप देख सकते हैं यहां पर। एंड देन उसके बाद आपके पास ऑल्सो देयर आर ग्रुप बी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विसेज की सिविल सर्विसेज, उनकी पुलिस सर्विसेज, पौंडीचेरी की सिविल एंड पुलिस सर्विसेज एंड आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स। तो ये कुछ सर्विसेज हैं ऐसी जिनकी सिलेक्शन और जिनके लिए रिक्रूट किए जाते हैं लोग, किसके थ्रू, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू। ओके, तो दोस्तों यहां पे सबसे पहली बात है जो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि पेपर्स कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात, एग्जाम तीन फेजेस में से होकर गुजरता है। सबसे ही पहला फेज जिसमें सबसे ज्यादा छात्र बैठेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार होंगे, वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम। 10 लाख के आसपास लोग यहां बैठते हैं। प्रिलिमिनरी के बाद जो लोग उसको क्रैक करेंगे, जो उसमें क्वालिफाई होंगे, वो लिखेंगे मेंस। देन मेंस के बाद दोस्तों इंटरव्यू लिया जाएगा जो कुछ चुनिंदा छात्रों का, ठीक है। 10 लाख में से कुछ यहां पर 10,000 के आसपास पहुंचते हैं, 9,90,000 नहीं आगे क्रैक कर पाते। 10,000 में से कुछ अप्रोक्सीमेटली जो 3,000 के आसपास लोग जाके इंटरव्यू देते हैं। एंड फाइनली इंटरव्यू के बाद आप मान के चलिए 700 से 800 लोग फाइनली ऑफिसर्स बन जाएंगे उन सभी सर्विसेज में जिनको मैंने आपको अभी बताया। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है दोस्तों। दैट मींस कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट, ये वो टाइप जो सवाल मुश्किल होने शुरू हो गए हैं, बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पर जो पहला पेपर रहता है, जो पहला पेपर है आपका 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर रहता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 कहलाता है। देन उसके बाद आपको ब्रेक मिलती है, उसी ही दिन आपको दोपहर को जनरल स्टडीज पेपर 2 का भी अगेन 2 घंटे का आपको एक पेपर देना होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1, आपको मैं इसकी क्लैरिटी अगर दूं तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में 100 सवाल हमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर से रिपीट करता हूं, 2 मार्क्स का हर एक यहां पर क्वेश्चन है, दैट मींस 200 मार्क्स का पूरा पेपर है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, अगर मैं क्वेश्चन को अगर मैं गलत आंसर करूंगा 1/3 मार्क्स मेरे कट जाएंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही यहां पर कदम रखना होता है। एंड ओवरऑल अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अंडर द सन, ठीक है, जो हमारे जो इस नीले आसमान के नीचे हो रहा है, वो यूपीएससी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। बहुत आर्बिट्ररी नहीं करता, लेकिन कुछ एक हम बात मान के चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तो है पर्टिकुलरली, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस होने के कारण अक्सर बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट करने से घबराते हैं इस पूरे एग्जाम को, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 1। उसके बाद आप दोपहर को दोबारा पेपर देने जाते हैं, सेम डे जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो जो जनरल स्टडीज का पेपर 2 है उसमें 80 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। 80 पहले वाले में 100 थे, इसमें 80 हैं, लेकिन पेपर तो ये भी 200 मार्क्स का है। तो इसीलिए यहां पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये भी आपका, इसमें हर एक सवाल 2 मार्क्स का ना होकर 2.5 मार्क्स का हो जाता है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 200 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर ये रहता है, ठीक है। तो यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो अब लेकिन यहां पर एक खास जो आपको बात ध्यान देनी है कि इसका सिलेबस डिफरेंट है। एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, जैसे कुछ मैथ टाइप सवाल रहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, देन रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश से जुड़े कुछ सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है, लेकिन यहां पर एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, इस पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होते आपकी मेरिट डिसाइड करने में। दैट मींस अगर डिसाइड करना हो कि किस बच्चे का प्रीलिम्स क्रैक हुआ है किसका नहीं, तो ये पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। कौन से पेपर के मार्क्स काउंट होंगे? सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 1 के, ठीक है। ये पेपर क्यों लिया जा रहा है दोस्तों? इसीलिए लिया जा रहा है ताकि थोड़ा क्वालिफाइंग नेचर का है, ताकि देख सके कम से कम 67, जो कि 66.67 मार्क्स होते हैं, वैसे 67 मार्क्स ले पा रहे हैं बच्चे कि या नहीं एप्टीट्यूड में। 67 के बियॉन्ड चाहे आप 100 मार्क्स ले आए, चाहे 150, चाहे पूरे 200 मार्क्स ले आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 67 के नीचे अगर आपके 60 नंबर आए, 50 नंबर आए, दैट मीन्स आप फेल हो गए हैं प्रीलिम्स में, एंड अब आपको दोबारा अगले साल प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा। चाहे आपके जनरल स्टडीज में जितने मर्जी अच्छे मार्क्स हो, तो इसमें बस हमें क्वालिफाई होना पड़ता है 1/3 मार्क्स लेकर, ठीक है। 200 का 1/3 इज 67 मार्क्स। ऑलराइट, चलिए अब प्रीलिम्स की मैं आपको पूरी समरी बताऊं। तो प्रीलिम्स जब आप देने जाएंगे तो उस दिन आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो आपको जीएस का जनरल स्टडीज का पेपर रहता है, इसी के बेसिस पर मेरिट डिसाइड होगा कि कौन जाकर अगले स्टेप में मेंस लिखेगा, ठीक है दोस्तों। पेपर 2 आपका एप्टीट्यूड बेस्ड है, इसके मार्क्स जो मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे एंड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। दैट मींस ये क्लियर है आपको कि अब 10 लाख में से कुछ बच्चे जो 5-6 लाख बच्चे पेपर देने आए, उनमें से 5-6 लाख में से आपको 10,000, 9,500, 10,000 के आसपास बच्चे, जितनी सीट्स होती हैं, जितनी फाइनली जो बच्चों को सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से 10.5, 11, 12 गुना के आसपास कुछ यूपीएससी बच्चों को सिलेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 800 सीट्स दी हैं तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 करूं मैं तो 9600 बच्चों को मेंस लिखने के लिए न्योता आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9600 बच्चे आगे जाएंगे, प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, मेंस लिखेंगे। अब आएगी बारी मेंस की। तो मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं, एंड ये सभी 9 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं? जी नहीं, ये है रिटन पेपर। अब आपको 3 घंटे के आपके पास हर जो पेपर होंगे, 3 आवर्स ईच, 9 पेपर्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसीलिए ये सब्जेक्टिव भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हम आंसर्स को लिखते हैं। वहां पर तो सिर्फ टिक करते हैं, सिर्फ वहां पर तो बबल्स फिल करते हैं ना, बबल फिल करते हैं कि इसका आंसर ए, इसका आंसर सी, इसका आंसर बी, ठीक है। यहां पर हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर लेकिन 9 पेपर्स में से 2 पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं, बाकी जो 7 बचे पेपर, उनके मार्क्स ऐड होंगे हमारी मेरिट लिस्ट बनने में, ठीक है दोस्तों। 9 में से 2 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, 7 के मार्क्स होंगे काउंट, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं ये 9 पेपर हैं कौन से, पेपर और सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे जनरल स्टडीज के 4 पेपर रहते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4 कहलाते हैं। उसके बाद एसए का पेपर है, जिसमें 2 एसए लिखने को होते हैं, लेकिन पेपर एक ही होता है। 3 घंटे में आपको 2 पेपर लिखने, 2 एसए लिखने होते हैं, ठीक है। देन ऑप्शनल 3-3 घंटे के 2 पेपर, सुबह शाम, ठीक है। 3 घंटे में आप कोई ऑप्शनल चूज करते हैं, उस ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। आप सुबह और शाम 2 बार पेपर लिखते हैं, पेपर 1, पेपर 2। एंड देन लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी आप कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 पेपर जीएस के, 1 ऐसे 5, देन 2 ऑप्शनल के 7 एंड 2 लैंग्वेज के 9, ठीक है। तो ये लेकिन 2 पेपर हैं, इनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इन 7 जो पेपर्स के मार्क्स काउंट होंगे, एंड इन मार्क्स के बेसिस पर जिनका अगेन क्वालिफाई होगा वो उनको इंटरव्यू कॉल आएगा। ऑलराइट, गेटिंग इट, ये 7 पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं, एंड इन ही मार्क्स के बेसिस पर रैंक भी निकाला जाता है। प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पर रैंक नहीं निकाला जाता है, इन्हीं 7 पेपर्स के बेसिस पर रैंक निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में से आपके मार्क्स क्वालिफाइंग से कम रह गए, अगेन सेम चीज, आपके बाकी में चाहे जितने मर्जी बढ़िया मार्क्स हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, आपके बाकी मार्क्स मैटर नहीं करते। इसीलिए ये क्वालिफाइंग पेपर्स को भी हमें थोड़ा पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले थोड़ा सा जो सीरियसली देख लेना चाहिए। ओके, देन दोस्तों हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम में जनरल स्टडीज में अगर हम बात करें, तो जनरल स्टडीज में मैं जीएस 1, 2, 3, 4 में क्विकली दिखाता हूं आपको सिलेबस क्या रहता है। तो जो जीएस 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज से जुड़ी हुई कुछ कहानियां, कुछ बात, कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे। देन जो जीएस 2 में कुछ पॉलिटी जो आपके देश की चल रही है, देश में गवर्नेंस एंड देश के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात पूछी जाती है। देन जनरल स्टडीज 3 में, जीएस 3 में इकोनॉमी है, सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ हमारे कुछ मुद्दे हैं, जो हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई यहां पर हमारे पास कुछ इश्यूज एंड कहानियां। एंड देन जीएस 4 में
एथिक्स का पेपर कहलाता है। एथिक्स में हमसे बहुत ऐसे जो कुछ पेचीदा सवाल पूछे जाते हैं कि हम जो जहां पर हमें डिलेमा में डाल दें कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि इतने ज्यादा हमारे देश में कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे हमारे देश में सीएजी कौन सी बॉडीज हैं, उसके बावजूद करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही? इतनी करप्शन क्यों है? क्या हमारे देश में ऐसा कुछ, हमारे देशवासियों में कुछ ऐसी कमी है ना? ऐसे सवाल जो कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आपको केस स्टडी बना देते हैं कि मान लीजिए आप ये हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में एक लीडरशिप पोजीशन में है, आपको बहुत सारे ऐसे जो केस स्टडीज बनाकर आपको वो सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो 4 आपके पास पेपर आ गए, जीएस 1 2 3 4। ठीक है, 4 पेपर हो गए आपके मेंस में। देन बारी आती है ऑप्शनल की। ऑप्शनल में दोस्तों देर आर 48 ऑप्शनल्स टू चूज फ्रॉम। 48 ऑप्शनल में से हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर आया था, लेकिन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज नहीं किया क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था उस ऑप्शनल के साथ। ठीक है, तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया। तो ऐसे बहुत वेरी करते हैं। आपको जो एनवायरमेंट पढ़ाते हैं मैम, वो अदरवाइज वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन, लेकिन उन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया। हिस्ट्री वाले सर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया। तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस वाले मैम है उनकी, लेकिन पूरी की पूरी जितनी भी अब इन स्टडीज रही है सभी पॉलिटिकल साइंस में रही है, पीएचडी भी, तो वो पॉलिटिकल साइंस ही उन्होंने ऑप्ट किया था अपने यूपीएससी में। तो ये आप पर डिपेंड करता है। इस पर हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सिलेबस से ओवरलैप एक्सेट्रा, बहुत सारी कहानियां। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पढ़ते हुए मजा आना चाहिए। कोई ऐसे आप बंदिश मत रहिए कि मैंने पहले ये पढ़ा था, मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। इस पर हमने जो वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 48 ऑप्शनल है दोस्तों चूज करने में, एंड उसमें से आप एक चूज करेंगे, मेंस लिखने जाएंगे, लेकिन उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, एक सुबह और एक शाम। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कहलाते हैं ये ऑप्शनल के। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बच्चे यहां पर जो हमने जैसे देखा था कि 10 लाख में से अगर 5-6 लाख बच्चे पेपर देने आए थे जो प्रिलिमिनरी का, 5-6 लाख में से कुछ 10,000 के आसपास मेंस लिखा। 10,000 में से अप्रोक्सीमेटली जितनी सीट्स रहती है, फॉर एग्जांपल 800 अगर हमने सीट्स मानी थी, इसके 2.5 गुना के आसपास आप मान के चलिए 2,000 आता है। 2,000 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, बाकी 8,000 बच्चे फिर बाहर हो जाएंगे रेस से, उनको फिर जाकर अगले साल प्रीलिम्स लिखना होगा। ठीक है, अब ये 2,000 बच्चे हैं, ये इंटरव्यू देने आएंगे। इंटरव्यू को वैसे यूपीएससी कहता है पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट कहता है। ठीक है, एंड ये 275 मार्क्स का रहता है इसमें। और जो पिछले हमने जो मेंस दिए थे, जो हमारे 1750 मार्क्स के मेंस रहते हैं, 275 का हमारा इंटरव्यू, टोटल 2025 मार्क्स में से हमारा फाइनल रैंक आएगा कि हम कहां पर कौन से रैंक पर आए। ठीक है दोस्तों, तो पूरे प्रोसेस की समरी फटाफट से। 3 फेजेस, प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है, 200 मार्क्स हैं दोनों के। पेपर 1 मेरिट डिसाइड करता है, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है। देन आता है मेंस का एग्जाम, 9 पेपर है जिसमें से 4 जीएस के हैं, 1 एसए का पेपर है एंड 2 ऑप्शनल के पेपर। टोटल हो गए 1000 प्लस 250 1250 एंड 500 इज 1750। ठीक है, एंड देन 2 लैंग्वेज के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 1/3 मार्क्स लाने होते हैं इसमें। देन इंटरव्यू 275 मार्क्स। टोटल देखें अगर हम ये वाले 1000 250 एंड 500 एंड 275 मिलाएं, 2025 मार्क्स की हमारी फाइनल टोटल मेरिट रहती है। ठीक है, प्री के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, वो सिर्फ मेंस में आगे बढ़ने के लिए ही काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एज की बात करें कि कौन दे सकता है। कम से कम आप जब एग्जाम की जब डेट आती है, जब नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है कि उस साल के कुछ एक जो आप 1 अगस्त को देखें, आप कम से कम 21 साल के, हद से हद 32 साल के हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो कास्ट बेस्ड यहाँ पर आपको रिलैक्सेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ये जो आपकी रिलैक्सेशन कितनी है, 35 इयर्स। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं तो ये रिलैक्सेशन है 37 इयर्स। एंड अगर डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल है जिसमें बहुत तरह की आगे कैटेगरीज हैं, रिलैक्सेशन बहुत तरह की है, 40 साल तक भी ये परमिटेड है। ठीक है दोस्तों, अगर लेकिन लेटेस्ट एक जो इंट्रोड्यूस किया गया था ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं तो स्टैंडर्ड एज लिमिट अप्लाई होती है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप जो जनरल कैटेगरी की ही तरह आप 32 साल ही आपकी उम्र रहती है। ठीक है दोस्तों, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहली बात है कि आपके पास कम से कम डिग्री होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी की, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से की हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से की हो, जो भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी जगह से आपने जो डिग्री ली हुई है तो वहां की डिग्री काउंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एंड देन
उसका आपको प्रूफ सबमिट करना होता है मेन एग्जामिनेशन के वक्त, नॉट प्रीलिम्स, मेंस के वक्त आपको देना होता है। एंड इसीलिए बहुत से बच्चे अपने लास्ट ईयर में होते हैं लेकिन वो एग्जाम प्रीलिम्स का दे देते हैं, क्योंकि 21 साल प्लस हो चुके होते हैं, 21 साल के हो चुके होते हैं, लेकिन वो मेंस के पहले उनको पता होता है उनकी डिग्री खत्म हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली वो डिग्री सबमिट कर पाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री भी दे सकते हैं आप वहां पर जो स्टैंपिंग करवा के, लेकिन आपको डिग्री सबमिट करनी पड़ती है, मेन एग्जामिनेशन के पहले फॉर्म आएगा। ठीक है दोस्तों। एंड देन कई बार ऐसा भी होता है कि एमबीबीएस और जो बहुत और तरह के अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ बहुत डिग्रीज हैं, उनके भी कैंडिडेट्स जो अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप अगर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं तो इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो एसोसिएशन है उस द्वारा मान्यता प्राप्त अगर यूनिवर्सिटी है आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जो यूपीएससी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अब अटेम्प्ट्स की बात करें अगर, तो जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में आपको 6 अटेम्प्ट में ही आपको यूपीएससी क्रैक करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को हैं तो 9 अटेम्प्ट्स हैं, एससी एसटी कैटेगरीज को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन 37 साल अपर लिमिट है एज की। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अटेम्प्ट किसको माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चे पूछते हैं। दोस्तों अगर आपने फॉर्म भर दिया लेकिन जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था तो प्रीलिम्स के एग्जाम के दिन आप वहां पर गए ही नहीं, आपने किसी भी तरह की अटेंडेंस शीट साइन की ही नहीं, चाहे वो सुबह का पेपर था या दोपहर का, ना तो आपने पेपर 1 में साइन करी ना तो पेपर 2 में साइन करी, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। प्रीलिम्स में अगर जाकर आपने एक भी पेपर में, चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2, कहीं भी जाके आपने अटेंडेंस शीट साइन कर दी तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है। चाहे वो पेपर 1 की साइन कर दी, पेपर 2 की साइन कर दी, कि कई बार ऐसा होता है ना, पेपर 1 देते हैं बच्चे, उनको लगता है नहीं बिल्कुल ही खराब हुआ, पेपर 2 में देने ही नहीं जाऊंगा, तो काउंट नहीं होगा। तो पैरेलली दोस्तों जिस दिन आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसी ही एग्जाम के साथ आपका जो यही सेम एग्जाम आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत से बच्चे होते हैं दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो वो दोनों को टिक कर देते हैं। ठीक है, दोनों को टिक कर देते हैं, लेकिन अगर आपने जाके अटेंडेंस शीट साइन कर दी वहां पर पेपर 1 या पेपर 2 प्रीलिम्स की, तो आपके दोनों ही अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लेट्स से आपने वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईएफओएस पे टिक लगाया था, सिविल सर्विसेज पे टिक नहीं लगाया था जब आपने फॉर्म फिल किया था, तब आपने जाके अटेंडेंस शीट अगर साइन करी, सिर्फ आपका फॉरेस्ट वाला ही काउंट होगा, क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज पे टिक नहीं लगाया था, आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये बात बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं, ऐसा तो हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन आपने एग्जाम फिल किया फॉर्म, जो एग्जाम देने ही नहीं गए, आपकी अटेंडेंस शीट मार्क ही नहीं हुई, तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। बहुत से बच्चे जो ऐसा होता है कि फॉर्म भरते हैं लेकिन अटेम्प्ट देने नहीं जाते क्योंकि तैयारी उनको लगता है ठीक से नहीं हुई। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि तैयारी आसान है या मुश्किल। तो दोस्तों ये जैसे विकिपीडिया पर एक जो शीट लगी हुई है, इसमें हमें पता लगता है कि जो तैयारी आसान मुश्किल में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत या दुविधा में लेके चलूं वो है कि कितनी हमें नंबर ऑफ सीट्स मिल रही हैं। नंबर ऑफ सीट्स जब कम हो जाती हैं तो यहां पर हमें पैरेलली दिखता है कि कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कितनों को मेंस के लिए, वो भी ग्रेजुएट्स पैरेलली कम हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना को इंटरव्यू कॉल आती है, जितनी भी सीट्स होती हैं उसके अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना को इंटरव्यू कॉल आती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 12.5 गुना को कॉल आती है हमें जो प्रीलिम्स के बाद मेंस की। ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर ऑफ सीट्स कितने निकलेंगे उस पर कंपटीशन बहुत डिपेंड करता है। तो ये कुछ 700-800 के आसपास ही चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो 700-800 के आसपास चलता है, तो आप मान के चलिए कि जो और इतना जब देश में 2-3 फैक्टर्स और लेके चलिए, जब देश में थोड़ी सी अभी इकोनॉमिक रिसेशन रहता है, तो रिसेशन होने के कारण हमारे देश में बाकी जॉब्स कम हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली पीपल दे वांट टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स रेगुलरली आ रही होती हैं अगर, तो गवर्नमेंट जॉब्स पे कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत ही मेधावी छात्र, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसी जॉब है जहां पर आप पॉलिसी मेकर होते हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं, जो भारत सरकार के टॉप ऑफिसर रहते हैं आप, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करती है, एंड पावरफुल पोजीशंस भी रहती हैं। तो इसीलिए टैलेंटेड लोग जब आएंगे दोस्तों, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी बात को दिमाग में रख के आपने फिर यहां पर जो अपने आपको इजी या टफ के लिए प्रिपेयर करना है। तो ट्रेंड ऑफ कट ऑफ, ये भी विकिपीडिया से अगर हम देखें, जो कट ऑफ का ट्रेंड है 2013 एंड 14 में आप इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2013-14 में जो मार्क्स लिखे हैं यहाँ पर वो है, उसमें सी सैट भी मार्क्स काउंट हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जब सी सैट के मार्क्स काउंट होने बंद हो गए, क्वालिफाइंग हो गया, तो 107 थी कट ऑफ, फिर 116 एंड देन 105, 98 एंड प्रीवियसली भी कुछ 98 से 102 के जो 105 के दायरे में ही घूम रही है। दैट मींस 52% के आसपास 200 मार्क्स का अगर हमारे पास जीएस का पेपर है, GS1 का, उसमें से आधे मार्क्स लाने ही बहुत मुश्किल हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो
इसीलिए कट ऑफ के से हमें आइडिया ये मिलता है कि पेपर में जो अगर प्रीलिम्स के पॉइंट से देखें अगर, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव है, वहां पे टीचर चेक कर रहा है कितने मार्क्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो कहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेंस में तो टीचर चेक करेगा पेपर, आपका सब्जेक्टिव पेपर लिखा है आपने, तो वहां पर हो सकता है कि सेम चीज में शायद किसी को 10 में से 7 मिल जाए, किसी को 10 में से 5 मिले, तो इतना फर्क आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में तो अगर आपका आंसर ए है और की में भी ए लिखा हुआ है तो मार्क्स मिल जाएंगे, की में बी लिखा हुआ है आपने ए मार्क किया हुआ है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो पेपर हमें बताता है कि कितना पेपर मुश्किल आसान है सभी के लिए, तो 50% के अगर आसपास कट ऑफ आ रही है, दैट मींस पेपर थोड़ा मुश्किल की तरफ ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर मुश्किल की तरफ, एंड जीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं तो और चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जब एप्टीट्यूड का पेपर था जब 2 सालों में यहाँ पर, तो एप्टीट्यूड में थोड़ी सर्टेनिटी रहती है कि मैंने मैथ एंड रीजनिंग एंड जो इंग्लिश मैंने अगर थोड़ा बढ़िया तरीके से कर ली, प्रैक्टिस कर ली, शायद सवाल मेरा बन जाए वहां पर। तो लेकिन एप्टीट्यूड के ना होने से अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है, अकॉर्डिंगली ही हमें अपना दायरा इंक्रीज करना पड़ता है। हम बहुत सारी जो चीजों को हम पढ़ते हैं एंड देन पढ़ने के बाद उनकी टेस्टिंग करते हैं। बहुत से बच्चे तो 50-100 ऐसे जो आपके मॉक टेस्ट सॉल्व कर देते हैं, मुश्किल रहता है सॉल्व करना इतना, लेकिन स्टिल आज की जो जमाने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है ऐसे, तो इसीलिए इसको बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी को तो दिमाग में रख के कि कट ऑफ काफी हाई रहती है, सॉरी काफी लो रहती है, कंपटीशन काफी हाई रहता है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सेट योर माइंडसेट। ठीक है दोस्तों, तो आप स्लीपी क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों? स्लीपी क्लासेस को 3 पर्पसेस के लिए यूज कीजिए। सबसे पहला कि कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ पढ़ने के लिए दोस्तों हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लगा रखी है यूट्यूब पर, जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ देख सकते हैं। ना तो सिर्फ प्रीलिम्स के पर्पस से दोस्तों, वहां पर हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सी चीजें डिस्कस कर दी है, बहुत सी, मतलब पूरा का GS1, पूरा GS2, 3, 4 एथिक्स की प्लेलिस्ट। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से टॉपर्स लगातार रिकमेंड करते जा रहे हैं कि आप देखिए, एंड देन दोस्तों इवन की सोशियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट वहां पर लगी पड़ी है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देन खुद को डेली अपडेट कीजिए दोस्तों। हम हर रोज आपको जो YouTube पर अब 3 वीडियोस आते हैं, जो जनरली 3 या 4 जितने भी, तो जिसमें से एक इंपॉर्टेंट वीडियो है प्री क्योर, जिसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पूरा पूरा पर्सपेक्टिव है प्री एंड मेंस दोनों का। देन दोस्तों प्रीमिक्स में भी आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर रोज अपने आप को अपडेट कीजिए एंड टेस्ट कीजिए। जब हम मेंस के पहले अगर हम जो मेंस डे कॉन्सेप्ट ले आते हैं, प्रीलिम्स के लिए प्रीमिक्स तो हर रोज चल ही रहा है, एंड देन सुबह कई बार जैसे 2 मिनट सीरीज आ जाती है, 2 मिनट सीरीज में हम बहुत रैपिडली कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही सिखा रही हैं कि कितना डेप्थ में उतरना जरूरी है, चीजों को थोड़ा देखें और ज्यादा जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, देन खुद को हर रोज अपग्रेड करें। कभी भी उन्हें ऐसा ना समझें कि फाइनल हो चुका है बस अब मुझे सब आ गया, नहीं, कभी भी यूपीएससी में हमें सब नहीं आता। ठीक है दोस्तों, एंड देन टेस्ट करते हुए खुद को हम जो थोड़ा अपना आंकलन करें कि हम कहां पहुंचे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो अपने जो असेसमेंट के हिसाब से वापस खुद को आए अपग्रेड करने, वापस खुद को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने आए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए स्लीपी क्लासेस को आप यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, एंड जिसमें अभी भी हमारा इकलौता ही ऐसा चैनल है, हम तो बहुत चैनल्स के ऊपर जाकर देख चुके हैं, जहां पर जीएस ऑप्शनल एंड इवन सीसैट भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। डेफिनेटली हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन दोस्तों जो ये फ्री कोर्सेज को भी अगर आप इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं तो आप रैंक निकाल सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, एंड देन उसके बाद हम देखें यूपीएससी कंसिस्टेंटली के सिवा भी जो हम स्टेट सिविल सर्विसेज में दोस्तों कंसिस्टेंटली सिंगल डिजिट रैंक्स आ रहे हैं, नॉट ओनली जो रैंक्स, सिंगल डिजिट रैंक्स आ रहे हैं हमारे पास, तो विच इज अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर अस एज वेल, कि जिसमें हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट बनाते जाते हैं। एंड देन दोस्तों हमारी कॉस्ट लो है, जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें हम आपको टेस्ट वगैरह की बात करते हैं, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, एंड इवन की इनफैक्ट अभी हमारा पूरा फुल ईयर कोर्स चलता है, बहुत ही लो कॉस्ट कोर्स है, जिसमें हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करते हैं एंड आपको आंसर चेक करके वापस भेजते हैं, एंड देन क्रैश कोर्स करेंगे प्री के पहले, प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारे हम उसमें कंपोनेंट रहते हैं, एंड कंटेंट को भी हम रैपिडली अपग्रेड करते हैं उसमें। तो वो सब चीजें आपके पास है उसमें, एंड लेकिन वो सिंस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो थोड़ा कॉस्ट लो रहती है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी इज हाई। क्वालिटी हाई का यहाँ पर एक ही सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है कि एक तो डेफिनेटली बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जा रहा है, सेकेंडली एक कल्चर ऐसा बिल्ड हो जाता है जहां पर बच्चे खुद को पुश कर सकते हैं, जहां पर बच्चे खुद समझते हैं कि हमें किस लेवल पर जाकर चीजों से डील करना है अगर हमें देश का टॉप
टॉप ऑफिसर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कहानी थी कुछ यूपीएससी की। यूपीएससी में क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या एज है, क्या आपकी ओवरऑल जो क्राइटेरियाज हैं टू बिकम द टॉप ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।